हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम देखने जा रहे हैं आपका मॉड्यूल नंबर 5 का लास्ट टॉपिक जो है आपका 5.4 सब कैटेगरी वाला टॉपिक। ओके, मुझे लगता है कि आपका जो इसमें से सिर्फ स्टार्टअप वैल्यूएशन मेथड करके एक टॉपिक है वही सिर्फ इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। बाकी सब तो बहुत बकवास टॉपिक है। ओके, लाइक पूछा ही नहीं जा सकता वैसे टॉपिक है। फिर भी मुझे मेरा मेरा लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारी चीजें पढ़ाना। ठीक है, तो फिर देखते हैं। और आज जो 5.4 है, जो आपका चैप्टर का नाम है स्टार्टअप वैल्यूएशन, प्री मनी, माइलस्टोन एंड इन्वेस्टर्स एग्जिस्ट पॉइंट। ओके, सो मुझे लगता है कि आपका यहाँ पे एक आपका वैल्यूएशन मेथड एंड इन्वेस्टर एग्जिस्ट पॉइंट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, पढ़ाना सब है। ठीक है, सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए ही है या फिर इसका कोई रियल लाइफ में भी आपका यूज हो सकता है। सो तो मैं आपको बता दूं कि भाई जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो उसको इन्वेस्टर से फंडिंग चाहिए होती है, लेकिन इन्वेस्टर तभी पैसा लगाएगा कि जब उन्हें ये समझेगा कि भाई आपकी जो कंपनी की वैल्यू है वो कितनी है। अगर वैल्यूएशन आपकी हाई है कंपनी की तो आपकी कंपनी ज्यादा पैसा रेज कर पाएगी। अगर कंपनी की वैल्यूएशन ही लो है तो कंपनी को कम पैसा मिल सकता है। ओके, सो इसलिए ये चैप्टर हमें सिखाता है कि भाई स्टार्टअप की वैल्यू कैसे निकालते हैं और कौन सा मेथड यूज होता है और किस स्टेज पे कौन सी अप्रोच अप्लाई होती है। सो ये नॉलेज आपको सिर्फ एग्जाम पास करने में नहीं, बल्कि अगर आप कभी अपना स्टार्टअप शुरू करते हो तो प्रैक्टिकली भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे कंटेंट पे, आईसीएमआई के मॉड्यूल पे। ओके, बिना टाइम गवाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले बता दूं, मैंने कोई भी हाईलाइट पॉइंट टिक करके नहीं आया हूं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या बोल रहे हैं, स्टार्टअप वैल्यूएशन प्रोवाइड इनसाइट इनटू द कंपनीज एबिलिटी टू यूज न्यू कैपिटल टू ग्रो, मीट कस्टमर्स एंड द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन एंड हिट नेक्स्ट माइलस्टोन। यानी क्या बोल रहा है कि भाई स्टार्टअप वैल्यूएशन हमें ये समझाने में हेल्प करता है कि भाई कंपनी नए कैपिटल को कैसे यूज करेगी ग्रोथ के लिए, कस्टमर्स और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कैसे फुलफिल करेगी और अगले माइलस्टोन कैसे अचीव करती जाएंगी। अभी सपोज करो कि एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप को 10 करोड़ फंडिंग मिलती है, तो वो वैल्यूएशन बताता है कि भाई क्या वो पैसा टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग या तो फिर डिलीवरी नेटवर्क एक्सपेंड करने में सही तरीके से यूज होगा या नहीं होगा। ओके, सो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। स्टार्टअप वैल्यूएशन इज द प्रोसेस होता है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टार्टअप कंपनी। ओके, सो मेन चीज मैंने आगे भी बता दिया, सेम चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। ये सिंपल शब्द में बता रहा हूँ कि स्टार्टअप वैल्यूएशन का मतलब ही ये होता है कि भाई आपकी एक स्टार्टअप की करंट वर्थ या तो फिर वैल्यू का कैलकुलेशन आपको करना होता है। ओके, अगर सपोज करो कि भाई अगर आपका स्टार्टअप का आइडिया बहुत इनोवेटिव है और उसका पास आपका कोई भी यूनिक टेक्नोलॉजी है तो वैल्यूएशन हाई होगा। अगर आइडिया ऑर्डिनरी है, ओके, लाइक सेम चीज जो लोग फॉलो कर रहे हैं, लाइक अभी डिलीवरी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, ओके, तो वैसे ऑर्डिनरी आपका आइडिया है, ओके, तो आपका और कॉम्पिटिशन भी ज्यादा है उसमें, तो वैल्यूएशन आपका लो होगा। ठीक है, फिर स्टार्टअप वैल्यूएशन आपका मेथड है particularly important because they are the typically applied to startup companies that are the currently at a pre revenue stage। ओके, सो यानी कि बोल रहा है कि भाई वैल्यूएशन मेथड आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होते हैं फिर जब कंपनी अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही होती। ओके, मतलब अभी प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस मार्केट में प्रॉपरली लॉन्च ही नहीं हुआ है। ओके, लाइक एग्जांपल अभी जब ओयो रूम्स नया स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे आपका जो रेवेन्यू था वो बहुत कम था, बट लेकिन इन्वेस्टर ने वैल्यूएशन उसके बिजनेस मॉडल और ग्रोथ पोटेंशियल पे उन्होंने किया था। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, स्टार्टअप वैल्यूएशन मेथड 5.4.1। ओके, मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, फॉर यार एग्जामिनेशन। सो पहली चीज, इसमें बहुत सारी 7 आपको टॉपिक्स मिलेंगे। फर्स्ट, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। सो 7 मेथड से आप क्या कर सकते हो, आपकी स्टार्टअप का वैल्यूएशन आपको फाइंड कर सकते हो कि कितनी वैल्यू है आपकी कंपनी की। ठीक है, तो एक एक करके देखते चलते हैं। फर्स्ट, बर्कस मेथड। ओके, बर्कस मेथड ऐसा कुछ हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत भी हो, आई एम वीक इन इंग्लिश। ओके, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, फिर भी जो है वो प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, सो पहला बर्कस मेथड है। ओके, तो उसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जस्ट 1 मिनट, पानी थोड़ी पी लूं या फिर डायरेक्ट शुरू ही करते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्ट शुरू ही करते हैं। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई अभी मैं यहाँ पे अंदर का जो टॉपिक है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके डायरेक्ट पहले मैं सारी चीजें बता देता हूँ, फिर एक बार मैं बता दूंगा कि अंदर मैंने जो बोला आपको बताया वही चीज है। क्योंकि एक एक चीज मैं फिर से अंदर पढ़ने जाऊंगा तो फिर ऑब्वियसली सेम चीज हो जाएगा कि भाई ये फास्ट ट्रैक बैच है, रेगुलर बैच नहीं है। ओके, सो हमको फास्ट वे में आपको सीखना है। आपने एक या दो बार अपने पहले से रीड कर चुके होंगे या तो फिर आप पहले से ही कर रहे हो। ओके, फिर भी मैं वैसी सारी चीज आपको बता दूंगा कि जो आपको लाइक समझ आ चुके हैं। ओके, सो पहली चीज, सो भाई बर्कस मेथड के क्या है तो समझते हैं, चलो। सो भाई बर्कस मेथड में क्या होता है कि बर्कस मेथड जो है वो एक अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट दवे दवे बर्कस ने बनाया था। ओके, सो ये मेथड आपकी जो स्टार्टअप की वैल्यूएशन है उसमें 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे वर्क करता है।
पहली चीज आपका बेसिक वैल्यू, यानी उसमें कैसे पता चलता है कि भाई आइडिया कितना स्ट्रांग है, सो वो बेसिक वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सेकंड चीज आपका है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी कि प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है। सो ये जो अंदर का मैं टॉपिक बता रहा हूँ तो वो अंदर नहीं लिखा होगा, सो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको लाइक सुन के आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि इसका मतलब क्या है। ओके, आपको पता नहीं चलेगा ये पॉइंट पढ़ने के बाद। ओके, सो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, पहले से बता देता हूँ। बेसिक वैल्यू फाइंड, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको इस मेथड को आपको देखने को मिलेंगे, जिसपे आपका फैक्टर पे आपका करता है। ओके, वैल्यू मेथड आपका करता है। पहली चीज बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू में आपको क्या देखना है कि भाई आइडिया आपका कितना स्ट्रांग है वो देखना है। सेकंड थिंग टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी में आपको क्या देखना है कि भाई प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है। थर्ड देखना है एग्जीक्यूशन, यानी टीम आपकी जो है, ओके, आपके जो भी आपका बिजनेस से स्टार्टअप है उसमें उसमें जो भी टीम है तो वो कितनी कैपेबल है अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में। फोर्थ आपका होता है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, यानी मार्केट में पार्टनर्स और आपका जो कॉन्टेक्ट है वो कितने स्ट्रांग है। और फिफ्थ रहता है आपका प्रोडक्शन एंड द कंसिक्वेंट सेल। ओके, सो उसमें आपको क्या देखना होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट अपने जो लॉन्च के बाद सेल्स और ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है। वो 5 फैक्टर आपके देखने होते हैं। ओके, तो ये 5 फैक्टर से आपका क्या पता कर सकते हो कि भाई बरकस मेथड से आप अपनी कंपनी का, अपने स्टार्टअप्स का वैल्यू आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपका बरकस मेथड और हर फैक्टर को एक स्कोर देता है और उन सबको ऐड करके आपका स्टार्टअप्स की फाइनल वैल्यू निकालते हैं। सो इसे स्टेज डेवलपमेंट मेथड भी कहा जाता है, और क्योंकि ये हर स्टेज पे आपका स्टार्टअप्स की वैल्यू चेक करता है इसीलिए। ओके, सो अगर मैं दिखा देता हूँ कि सारी चीजें। सो यहाँ पे देखो क्रिएटेड किसने किया था, अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट था, उनका नाम था देव बरकस। ओके, फिर इन्होंने बताया कि 5 की सक्सेस फैक्टर आपको चेक करने होते हैं आपकी कंपनी के वैल्यूएशन के लिए। सो पहला आपका बेसिक वैल्यू, फिर आपका टेक्नोलॉजी, फिर एग्जीक्यूशन, फिर आपका स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एंड फिर आपका फिफ्थ पॉइंट प्रोडक्शन एंड कंसिक्वेंट सेल्स। ओके, सो ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बता दी है, फिर से आप रिवाइज करके सुन सकते हो। एंड डिटेल असेसमेंट आपको, ओके, फिर यहाँ पे आपको एड अप करके आपका टोटल वैल्यू आपका बता देंगे। ओके, सो ये भी मैंने आपको बता दिया। बेस्ड ऑन दीज नंबर्स आपका स्टार्टअप्स की वैल्यू तय होती है। ओके, और बर्कस अप्रोच में समटाइम्स इसको बोला जाता है स्टेज डेवलपमेंट मेथड, और या तो फिर आपका डेवलपमेंट स्टेज वैल्यूएशन अप्रोच भी बोला जाता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो सिर्फ एमसीक्यू पर्पज से, जो लास्ट लाइन थी वो कि उसका दूसरा नाम भी क्या हो सकता है। तो स्टेज डेवलपमेंट मेथड या तो फिर डेवलपमेंट स्टेज वैल्यूएशन अप्रोच। ठीक है, तो आपका फर्स्ट मेथड, आपका बर्कस मेथड आपका क्लियर होता है। ओके, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो गाइस, चलो चलो। स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड सेकंड आपका है, स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। सो स्कोर कार्ड वैल्यूएशन, सो स्कोर कार्ड वैल्यूएशन में क्या होता है। सो भाई स्कोर कार्ड वैल्यूएशन में आपका वैल्यू आपका कैसे होता है। ओके, वो मेथड आपका कैसे यूज हो सकता है आपका कंपनी के वैल्यूएशन, स्टार्टअप वैल्यूएशन मेथड में। ओके, स्टार्टअप वैल्यूएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो ये एक मेथड होता है कि कंपैरिजन पे बेस्ड होता है। ओके, ये किस पे बेस्ड है, कंपैरिजन पे बेस्ड होता है। लाइक मतलब एक स्टार्टअप को उन दूसरे स्टार्टअप के साथ आपको कंपेयर किया जाता है कि भाई जो ऑलरेडी फंडिंग ले चुके हैं। इस मेथड में एवरेज वैल्यू निकालकर उससे एक्सेप्टेबल वैल्यूएशन डिसाइड किया जाता है। ओके, सो फैक्टर जो भी कंसिडर होते हैं, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर कंसिडर होते हैं, तो आपका मार्केट साइज, आपका रीजन यानी भाई स्टार्टअप कहाँ ऑपरेट कर रहा है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, इंडस्ट्री आपका सेक्टर। ओके, अभी एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ, तो फिर आप सपोज करो कि आपका अगर एक एडटेक आपका स्टार्टअप बैंगलोर में है। ओके, एडटेक। ओके, और तो उसकी वैल्यूएशन उसी रीजन के दूसरे एडटेक स्टार्टअप से कंपेयर करके की जाएगी। ओके, और अगर उसका मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग है और मार्केट साइज बड़ा है तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली आपका ज्यादा ही होगा। ओके, तो इस हिसाब से हम इसमें स्कोर कार्ड वैल्यूएशन मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे देखो स्कोर कार्ड वैल्यूएशन बेस्ड कहाँ पे, कंपैरिजन के बेस है। स्कोर कार्ड मेथड इज आइडियली फॉर डिटरमाइनिंग टारगेट्स, एवरेज वैल्यू हम निकालते हैं और उसका एक्सेप्टेबल एवरेज करते हैं। ओके, वेरियस फैक्टर हम चेक करते हैं लाइक मार्केट साइज, रीजन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री भी चेक करते हैं। सेक्टर आर कंसीडर्ड। ओके, फिर क्या होता है, स्कोर कार्ड मेथड इज प्रूवन टू कॉम्प्रिहेंसिवली एंड दिस स्टार्टअप वैल्यूएशन मेथड एनालिसिस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द स्टार्टअप ऑल ऑन ऑल फंड्स यूजिंग दिस मेथड स्टार्टअप्स आर कंपेयर्ड टू दोस व्हिच आर ऑलरेडी फंडेड। ओके, जो ऑलरेडी फंडेड है उसके साथ ही हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आपका इतना चीज तो क्लियर हो चुका है। आगे अब देखते हैं रिस्क फैक्टर समेशन मॉड मेथड। ओके, सो इसमें देखते हैं क्या चीज बोल रहे हैं। रिस्क फैक्टर समेशन मेथड, सो इसमें क्या होता है कि भाई सिंपली वे में बताऊं तो इस मेथड में आपके स्टार्टअप्स के सारे रिस्क को एक क्वांटिफाई किया जाता है। मतलब क्या होता है भाई, जितने भी पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव रिस्क है उन्हें कैलकुलेट करके इनिशियल वैल्यू में आपको ऐड या तो फिर माइनस किया जाता है। अभी सपोज करो आपका एक हेल्थ टेक आपका स्टार्टअप है जिसमें आपने हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन उसको गवर्नमेंट रेगुलेशन के जो गवर्नमेंट रेगुलेशन का आपका रिस्क ज्यादा होता है। ओके, तो रिस्क फैक्टर जो आपका वैल्यूएशन में वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। सो अगर कोई स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पैटेंट है, ओके, नॉट पोटेंशियल, अगर कोई आपका स्ट्रॉन्ग पैटेंट है जो कंपटीशन को रोकता है तो वो पॉजिटिव रिस्क फैक्टर आपका ऐड करेगा। ओके, सो वैसे इसमें आपका वैल्यूएशन होता है किसमें, रिस्क फैक्टर समेशन मेथड में। ठीक है, आप अभी सारी चीजें अंदर से देखते रहना। ओके, मैंने जितना बताया वो उतना ही होगा, उससे ज्यादा या तो बाहर से कुछ नहीं होगा।
फिर होता है कॉस्ट टू डुप्लीकेट मेथड। कॉस्ट टू डुप्लीकेट मेथड में क्या होता है कि भाई ये मेथड में कहता है कि भाई अगर एक नए स्टार्टअप्स को डुप्लीकेट करना हो तो उसमें कितना पैसा लगेगा, सारे एक्सपेंस जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, परचेस, असेट और ऑपरेशनल के कॉस्ट को कैलकुलेट करने का आपका वैल्यूएशन की जाता है। अभी सपोज करो कि भाई एक मोबाइल ऐप आप बनाने में आपको 2 करोड़ रुपए कॉस्ट लग चुका है, लाइक उसमें डेवलपमेंट, आपका मार्केटिंग टीम, सैलरी, ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है। तो इस मेथड से उस स्टार्टअप की मिनिमम वैल्यूएशन आप कितने लगा सकते हो, तो 2 करोड़ होती है। ओके, सो उसको बोलते हैं कॉस्ट टू डुप्लीकेट मेथड। फिर आपका होता है कि मार्केट मल्टीपल मेथड। सो मार्केट मल्टीपल मेथड में क्या होता है, सो भाई ये एक मेथड एकदम आपका पॉपुलर है और मल्टीपल अप्रोच यूज करता है। ओके, सो मतलब रिसेंटली जो भी सिमिलर आपका कंपनीज मार्केट में एक्वायर हुए हैं, ओके, तो उनकी वैल्यूएशन देखी जाती है और उसके बेसिस पे स्टार्टअप की वैल्यू आपकी निकली जाती है। अभी सपोज करो कि भाई कोई एक्सवाइजेड कंपनी रिसेंट एक्वाजिशन में 10x रेवेन्यू मल्टीपल पर बिक जाती है। ओके, और आपके स्टार्टअप का रेवेन्यू है 1 करोड़, 1 करोड़ है, तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन भी कितनी मानी जाएगी भाई, 10 करोड़ तक हो सकती है। ओके, सो वो इतनी मानी जाएगी। ठीक है, फिर आपका होता है कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड। कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड में क्या होता है कि भाई सपोज करो कि भाई इस मेथड में सिमिलर स्टार्टअप्स के पास्ट डील्स और या तो फिर एक्विजिशन को प्री डिसेंट यानी एग्जांपल माना जाता है कि भाई मतलब आपको पुराने डाटा को देखकर ही नए स्टार्टअप्स की वैल्यू डिसाइड होती है। अभी सपोज करो अगर एक ई कॉमर्स स्टार्टअप अमेजोन ने 500 करोड़ में एक्वायर किया था। ओके, समझे आप कि अगर एक ई कॉमर्स स्टार्टअप अमेजोन ने 500 करोड़ में एक्वायर किया था और आपका जो स्टार्टअप है उसकी मार्केट सेगमेंट में है, तो आपकी वैल्यूएशन भी उसके आसपास ही होगी, वैसा माना जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपेरेबल ट्रांजेक्शन मेथड। और लास्ट है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ओके, सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में कैसा होता है, सो भाई डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में होता है कि भाई डीसीएफ मेथड फ्यूचर कैश फ्लो जो होता है उस पर बेस्ड होता है। लाइक मतलब ये प्रिडिक्ट करता है कि भाई कंपनी अगले 5 से 10 साल में आपका कितना रेवेन्यू या तो फिर प्रॉफिट कमा सकती है। सो उस फ्यूचर प्रॉफिट को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। ओके, सो उस मेथड से भी आपको क्या कर सकते हो कि अपने स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन फाइंड कर सकते हो। अभी सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर एक फिनटेक आपकी स्टार्टअप है और अगले 5 साल में आप 100 करोड़ का रेवेन्यू कमा सकते हो, तो और डिस्काउंट रेट है आपका 10%, तो उसका आज का वैल्यूएशन अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और ये सारी चीजें आपने एसएफएम में भी पढ़ा होगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड आपने एसएफएम में भी पढ़ा होगा। और इसलिए सीएमए इंटर में आपने जो एफएम वाला पोर्शन होता है सब्जेक्ट है, तो उसमें भी आपने ये सेम चीज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको 7 मेथड्स आपको पता चल गई होगी। ओके, और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 5.4.2 प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। ओके, सो प्री मनी पोस्ट मनी वैल्यूएशन में क्या है वो उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, चलो, सो जस्ट 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा डिले हो गया। ओके, सो प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन की हम बात करने वाले थे। ओके, सो उसके बारे में बात करते हैं। सो प्री मनी वैल्यूएशन रेफर्स करता है टू द वैल्यू स्टार्टअप एक्सक्लूडिंग द लेटेस्ट राउंड ऑफ द फंडिंग। सिंपली पुट प्री मनी वैल्यूएशन इवेल्युएट करता है वर्थ ऑफ द स्टार्टअप बिफोर इट स्टेप आउट टू रिसीव द नेक्स्ट राउंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। Pre money valuation are subjective, meaning the negotiation process is key. Negotiate the well, and one may end up owing the sizable portion of the company with the enormous potential. So pre money valuation is equal to post money valuation minus investment amount.
यानी क्या बोलना चाह रहा है? यानी बोलना चाह रहा है कि भाई प्री मनी वैल्यूएशन का मतलब ये है कि भाई स्टार्टअप्स जो स्टार्टअप की वैल्यू फंडिंग मिलने से पहले की वैल्यू, ओके, लाइक पोस्ट मनी वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि भाई स्टार्टअप की वैल्यू फंडिंग मिलने के बाद कितनी है, ओके, और प्री मनी वैल्यूएशन यानी कि भाई स्टार्टअप की वैल्यू फंडिंग मिलने से पहले की कितनी है, ओके, क्लियर हो चुका है प्री मनी वैल्यूएशन पोस्ट मनी वैल्यूएशन। फिर से बता देता हूँ, प्री मनी वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि भाई स्टार्टअप जो आपका है उसकी वैल्यू आपको बताना है फंडिंग मिलने से पहले, ओके, और पोस्ट मनी वैल्यूएशन आपको स्टार्टअप की वैल्यू आपको बताना है फंडिंग मिलने के बाद, ओके, इसीलिए आपका जो फॉर्मूला है वो प्री मनी वैल्यूएशन आपको बताया है कि भाई पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो है उसमें से आप माइनस इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी फंडिंग अमाउंट जो है बोल सकते हो, तो वो बात कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्री मनी वैल्यूएशन मिल जाएगा, ओके। और सेम चीज आप क्या करोगे पोस्ट मनी वैल्यूएशन में, आप क्या करोगे भाई इन्वेस्टमेंट आपको प्री मनी वैल्यूएशन में ऐड कर दोगे तो आपको पोस्ट मनी वैल्यूएशन मिल जाएगा, क्लियर। सो यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है, ओके। अभी सपोज करो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई अगर एक स्टार्टअप की पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो है वो है कितनी, 50 करोड़, ओके, एंड आपका जो इन्वेस्टर ने आपको 10 करोड़ आपको इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्ट अमाउंट हो गया 10 करोड़, ओके, तो आपका प्री मनी वैल्यूएशन कितना निकलेगा, तो 40 करोड़ उतना निकलेगा। अभी सपोज करो कि आपको प्री मनी वैल्यूएशन आपको दिया है 40 करोड़, ओके, और इन्वेस्टमेंट ने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था 10 करोड़, तो अभी आप क्या पोस्ट मनी वैल्यूएशन निकाल सकते हो, ऑब्वियसली मैंने बोला कि प्लस प्लस कर देना है, सो 40 प्लस आप 10 करोगे तो आपका पोस्ट मनी वैल्यूएशन भी निकल सकता है कि लाइक आपको स्टार्टअप में जो फंडिंग मिली उसके बाद का वैल्यूएशन आपकी कंपनी का कितना हो गया, तो 50 करोड़ आपको हो चुका है, क्लियर, चलो, इजी, इज इट इजी, ठीक है, चलो, जस्ट 1 मिनट गाइस, चार्जिंग में लगा दे रहा हूँ लैपटॉप को, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्री रेवेन्यू स्टार्टअप वैल्यूएशन, ओके, सो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको यहाँ पे बताना है प्री रेवेन्यू स्टार्टअप वैल्यूएशन के, चलो क्या बोल रहा है उसमें, तो उसमें बता रहा है कि मोर ऑफन देन नॉट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स आर वैल्यूड समवेयर इन द मिडल, मीनिंग फाउंडर्स डू नॉट गेट द क्वाइट एज मच एज they anticipate and investor pay more than the initially wanted to invest. The key factors worth considering during the pre-revenue startups वैल्यूएशन, ओके, यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में आपका वैल्यूएशन एक नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, ओके, क्या बोला फिर से बता बोल रहा हूँ, अर्ली स्टेज स्टार्टअप में आपका वैल्यूएशन जो रहता है वो एक नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, लाइक कभी फाउंडर सोचते हैं कि भाई उनकी कंपनी की वैल्यू ज्यादा है और इन्वेस्टर सोचते हैं कि कम है, सो इसलिए वैल्यूएशन आपका मिडिल ग्राउंड पे डिसाइड होता है, क्लियर। अभी उसमें आपके कौन कौन से फैक्टर्स है वो सारी चीजें आपको देखना है, ओके, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको देखना है। सो फर्स्ट आपका नंबर ऑफ यूजर्स देखा जाता है, उसमें क्या दिखता है, तो भाई उसमें वो क्या होता है कि भाई अभी सारी चीजें मैं फिर से बता देता हूँ, ओके। सो मतलब है कि भाई जितना ज्यादा आपके कस्टमर या तो फिर यूजर्स होंगे उतनी आपकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन हाई होगी। सपोज करो कि भाई एक सोशल मीडिया ऐप के पास 1 लाख एक्टिव यूजर्स है तो उसकी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी कंपेयर टू एक नए ऐप के पास सिर्फ जिसके पास सिर्फ कितना है 5,000 यूजर्स है, ओके, तो उसके कंपेयर में तो उसकी वैल्यूएशन जो जिसके पास 1 लाख एक्टिव यूजर्स है तो उसकी वैल्यूएशन कितनी ज्यादा होने वाली है। सो एक देखा जाता है आपका नंबर ऑफ यूजर्स, ओके, सो नंबर ऑफ यूजर्स से भी आप पता कर सकते हो। सेकंड है आपका इफेक्टिव मार्केटिंग, इफेक्टिवनेस मार्केटिंग, तो पहला आपने क्या देखा नंबर ऑफ यूजर, सेकंड है आपका इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग। सो इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग में अब क्या होता है कि भाई अगर एक स्टार्टअप ये प्रूव कर देता है कि भाई वो कम मार्केटिंग कॉस्ट में हाई वैल्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकता है तो इन्वेस्टर इमीडिएटली अट्रैक्ट होने वाला है। मतलब अगर 100 अभी सपोज करो कि 100 रुपए का खर्चा करके 500 रुपए का आपका कस्टमर्स लाना पॉसिबल है तो इन्वेस्टर को लगेगा कि स्टार्टअप एफिशिएंट है, ओके, सो ये मेन चीजें होता है। सो उसमें एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, सपोज करो कि भाई अगर एक ई कॉमर्स स्टार्टअप आपका फेसबुक एड्स पे 50 रुपए स्पेंड करके ही 500 रुपए का ऑर्डर लाता है तो इसका जो आरओआई है वो कितना हाई हो जाएगा ऑब्वियसली, तो और इन्वेस्टर भी क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे उसके बिजनेस से, ओके। सो एक है आपका इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग और थर्ड होता है आपका ग्रोथ रेट। सो ग्रोथ रेट में कैसे, सो भाई अब सपोज करो कि भाई अगर एक स्टार्टअप ग्रो कर देता है कि भाई उसका बिजनेस छोटे बजट पे भी बड़ा लाइक ग्रो कर हो सकता है, ओके, हुआ है, तो इन्वेस्टर को लगता है कि भाई अगर बड़ा फंडिंग मिले तो ग्रोथ और तेजी से भी बढ़ सकता है। सपोज करो कि कोई फूड डिलीवरी स्टार्टअप है और उसने सिर्फ 2 लाख का बजट पे ही 2,000 कस्टमर्स ले आया था, तो सोचो भाई अगर 2 करोड़ का उसको फंडिंग मिला तो वो कितना एक्सपेंड कर पाएगा, ओके। सो ग्रोथ रेट भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज के लिए, तो प्री रेवेन्यू स्टार्टअप वैल्यूएशन के लिए, ओके। तो आई होप सो कि आपको कोई भी क्वेरी यहाँ पे नहीं है, सारी चीजें इसी हो चुकी है। सो प्री रेवेन्यू इन्वेस्टर वांट टू बी श्योर दैट दे आर द बेकिंग टीम दैट इज destined फॉर द सक्सेस, दे विल कंसीडर द फॉलोइंग। अभी उसमें क्या बोलता है कि भाई स्टार्टअप्स रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा होता, ओके, क्या बोल रहा हूँ, जो भी आपका स्टार्टअप्स रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा होता तब इन्वेस्टर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई टीम की क्वालिटी पे, ओके, वो देखते हैं कि भाई क्या टीम में ऐसा टैलेंट और डेडिकेशन है कि जो कंपनी को सक्सेसफुल बना पाए, ओके। सो पहली चीज आपको प्री रेवेन्यू इन्वेस्टर्स वांट टू बी श्योर बैकिंग अ टीम, ओके, दैट द डिसीजन फॉर सक्सेस दे विल कंसीडर द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको सारी चीजें वो लोग चेक करते हैं, पहले से एक प्रूवन एक्सपीरियंस, ओके। सो मेन चीज क्या देखते हैं वो लोग, टीम में ऐसा टैलेंट और डेडिकेशन है कि भाई जो कंपनी को सक्सेसफुल बना सके, ओके, और वो टीम में क्या चीज देखते हैं तो वो देखते हैं प्रूवन एक्सपीरियंस, यानी क्या है कि भाई अगर टीम मेंबर्स के पास प्रीवियसली स्टार्टअप एक्सपीरियंस है या तो फिर उसके तो इन्वेस्टर उन्हें ज्यादा ट्रस्ट करता है,
अभी सपोज करो कोई अगर एक फाउंडर ने पहले एक स्टार्टअप बिल्ड करके सक्सेसफुल एग्जिट किया है, तो नए स्टार्टअप्स के लिए वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली उसकी हाई होगी। ओके, फिर देखते हैं कि भाई स्किल डाइवर्सिटी यानी कि भाई टीम में अलग अलग स्किल सेट होने चाहिए। सिर्फ एक प्रोग्रामर पूरी कंपनी नहीं चला सकता। वैसे अगर प्रोग्रामर के साथ एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक फाइनेंस एक्सपर्ट और एक ऑपरेशनल एक्सपर्ट भी हो, तो टीम आपकी कैसे स्ट्रांग होनी होगी। ओके, और थर्ड वन होगा आपका कमिटमेंट। कमिटी यानी टीम मेंबर्स का जो आपका डेडिकेशन भी चेक किया जाता है। अगर लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ओके, तो इन्वेस्टर उतना ट्रस्ट नहीं रख सकते। बट सिर्फ ग्रेट पीपल होना काफी नहीं होता है, उन्हें अपना पूरा टाइम और एनर्जी भी आपको देना होता है। ओके, सो प्री रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट, ये भी सारी चीज देखते हैं। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं पोस्ट मनी वैल्यूएशन की। ओके, सो यहाँ से आपका पोस्ट मनी वैल्यूएशन शुरू होता है। पोस्ट मनी वैल्यूएशन। सो post money valuation, on the other hand, refers to the value of company after it raised money and investment for itself. This includes the outside financing or at least the round of the financing funding. Since the adding cash to company's balance sheet increase its equity value, post money valuation will always remain on the higher side when the compared to the pre money valuation. There are the two formulas used to work towards the post money valuation. So ROI is equal to terminal value divided by post money valuation, and post money valuation is equal to terminal value into divided by anticipated ROI. ओके, सो एक ही फॉर्मूला है, दूसरे फॉर्मूला को आपको ऑटोमेटिकली उन लोगों ने क्या बोल सकते हो, एडजस्ट करके सेट किया हुआ है। ओके, सो पहली चीज तो इतना पोर्शन जो हमने पढ़ा, तो उसके बारे में बात करते हैं कि क्या बोल रहा है, फिर फॉर्मूला पे चलते हैं। सो उन्होंने बोला कि भाई आपका जो पोस्ट मनी वैल्यूएशन का मतलब है कि भाई फंडिंग मिलने के बाद की जो आपकी कंपनी की वैल्यू है वो आपको बताना है। मतलब कि भाई जो पैसा कंपनी में ऐड हुआ है वो भी आपको वैल्यूएशन में इंक्लूड होता है। सो इसलिए पोस्ट मनी वैल्यूएशन हमेशा आपका क्या रहता है, प्री मनी वैल्यूएशन से ज्यादा रहता है। अभी सपोज करो कि अगर एक स्टार्टअप की प्री मनी वैल्यूएशन 10 करोड़ थी, ओके, और इन्वेस्टर ने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन कितना होगा, 12 करोड़ होगा, क्योंकि जो भी आपका कंपनी का प्री मनी वैल्यूएशन था उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो भी आपका ऐड होता है। सो आपका 2 करोड़ जो इन्वेस्ट किया तो वो भी आपका ऐड हो चुका है, और 12 करोड़ आपका पोस्ट मनी वैल्यूएशन माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया है, तो वो आपको देख सकते हो। ओके, तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन का दो फॉर्मूला दिया गया है, और थर्ड फॉर्मूला जो हमने आगे देखा था वो था। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। सो अभी देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन। ओके, यहाँ पे ये जो बीच वाला पॉइंट है वो कुछ काम का नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं उतना स्किप कर रहा हूँ। अभी डायरेक्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे। सो क्या बोल रहा है प्री मनी एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन में। सो भाई आप ये पढ़ लें, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है, बहुत छोटा है। ओके, बहुत समझने का बहुत है नहीं। सो प्री मनी वैल्यूएशन डिसाइड करता है कि भाई फंडिंग के पहले की कंपनी की वैल्यू कितनी है, पोस्ट मनी वैल्यूएशन डिसाइड करता है कि भाई फंडिंग के बाद की वैल्यू कितनी है। सो ये डिफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये इक्विटी शेयर डिसाइड करता है जो इन्वेस्टर्स को मिलेगा। ओके, सो बस इतना ही डिफरेंस है, और बाकी कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, सो वो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमने जितना देखा वही चीज यहाँ पे सेम टू सेम चीज दिया गया है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम बात करेंगे स्टार्टअप माइलस्टोन के बारे में। ओके, सो स्टार्टअप माइलस्टोन के बारे में बात करेंगे, और स्टार्टअप माइलस्टोन में बहुत बड़े टॉपिक है। ओके, सो आई होप सो कि स्टार्टअप माइलस्टोन जो है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, और इतनी सारी चीजें शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा भी है, तो मुझे नहीं लगता कि भी आपको 7 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर भी देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। अभी तक आपका टाइम 30 मिनट्स तक तो हो चुका है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत लंबा चैप्टर है, बट कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्टअप माइलस्टोन। सो स्टार्टअप माइलस्टोन में क्या होता है, तो वो मैं डायरेक्ट अभी सिर्फ बताना शुरू कर दे रहा हूँ, आप अंदर की सारी चीजें देखते रहना। ओके, सो मेन चीज क्या होता है कि भाई इन्वेस्टर हमेशा देखता है कि भाई आपका जो स्टार्टअप्स ने अब तक क्या माइलस्टोन अचीव किया है। ओके, जितना ज्यादा माइलस्टोन आपने कंप्लीट किया होगा, ओके, तो माइलस्टोन आपने कंप्लीट किए होंगे, तो उतना ही आपका कम रिस्क होगा, और कम रिस्क होने की वजह से वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली आपकी कैसे हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अभी सपोज करो कि भाई अगर एक स्टार्टअप सिर्फ आइडिया स्टेज पे है, तो वैल्यूएशन करना कम होगा, लाइक उसकी वैल्यूएशन कम होगी। ओके, या तो फिर पॉसिबिलिटी भी ना हो, ओके, क्योंकि आइडिया स्टेज पे ही है। बट लेकिन अगर उसने प्रोटोटाइप बना लिया है, 1000 कस्टमर ऑनबोर्ड कर लिए हैं, और एक रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी स्टार्ट उसने कर दिया है, तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, सो आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा कि स्टार्टअप माइलस्टोन भी आपका कितना ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा है, इन्वेस्टर constantly assessing risk when the evaluating startups and obviously prefer those that assume less risk. Additionally, accomplish that milestone allows you to raise capital at a much higher valuation. Okay, because you're thereby improve the risk to return ratio. ओके, सो जो मैंने जो बोला वो चीज है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आगे। सो आगे हम क्या बात कर रहे हैं। सो startups milestone are not just the pathway as most founders consider that needs to follow for success. It is the more like a growth timelines where you tick off
those integral startups accomplishment. Here each startup milestone signifies the giant leap towards a big future venture. यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई जब हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं तो माइलस्टोन जो होता है वो सिर्फ एक रास्ते की तरह नहीं होते जिसे आपको फॉलो करना है। ओके, ये एक ग्रोथ टाइमलाइन होता है, एक चेकलिस्ट आपको जिसमें आप अपनी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट को टिक मार्क करते हो। हर माइलस्टोन एक छोटी छोटी आपको सक्सेस के साथ आपको एक बड़े फ्यूचर की तरफ आपको एक बड़ा कदम होता है। ओके, अभी एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि भाई अगर आपने अपने प्रोडक्ट का पहला डेमो बनाया है तो वो माइलस्टोन है। फिर अगर आपने पहला 100 कस्टमर्स गेन किया तो ये एक दूसरा माइलस्टोन है। ओके, सो आपको यहाँ से पता चलेगा कि माइलस्टोन का मतलब भी क्या होता है। लाइक एक स्टेज वाइज आप स्टेज आप चढ़ते जाते हो, एक आप स्टेज चढ़ते जाते हो, तो वो उसको बोलते हैं माइलस्टोन। ठीक है, फिर बात करते हैं startup milestones are the tracking marks for the both startups and venture capitalists. They are the crucial for the raising desired funds from the VCs. यानी क्या बोल रहा है कि भाई बोल रहा है कि स्टार्टअप माइलस्टोन जो होता है वो माइलस्टोन्स को आप ट्रैकिंग मार्क्स भी समझ सकते हैं। ये स्टार्टअप्स के लिए भी क्या रहता है, इंपॉर्टेंट है, और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए भी। ओके, जब भी आपको इन्वेस्टर से पैसा चाहिए तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई तुमने अब तक क्या अचीव किया है, या तो फिर अगर आपके पास माइलस्टोन है तो आप उन्हें कॉन्फिडेंटली आप दिखा सकते हो। ओके, आपके पास प्रोटोटाइप रेडी तो वो भी आप दिखा सकते हो। ओके, फिर बात करते हैं एसेंशियली एन इन्वेस्टर्स। Essentially, target company that the least, sorry, not that list, that has the least point of the riskiness while the balancing opportunity it offers to rate it the affordable valuation amount. यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई आपका जो इन्वेस्टर्स का सीधा फंडा लाइक इन्वेस्टर का सीधा फंडा होता है कि भाई आपका जो रिस्क कम हो और अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो। मतलब कि भाई अगर आपका पास जो बिजनेस रिस्की है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ह्यूज है तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाता है। बट लेकिन अगर सिर्फ आपके पास आइडिया है और कोई प्रूफ नहीं है तो रिस्क बहुत आपको हाई हो जाता है। ओके, सो रिस्क उसमें हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टार्टअप्स विद एटलीस्ट 100 कस्टमर्स मोर अट्रैक्टिव देन द वन इज जस्ट अ प्रोटोटाइप। ओके, ऑब्वियसली बात है कि आपका सिर्फ प्रोटोटाइप बना पड़ा है बट उसके साथ आपके पास करीबन 100 अपने कस्टमर्स लाके रखे उस प्रोटोटाइप से। ओके, जो ऑनबोर्ड है तो वो बहुत अट्रैक्टिव है फॉर द इन्वेस्टर्स। Thus, the achieving the key startups milestone for the early stage startups means the mitigating risk to significant extent and increasing the chances of the getting funds. यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई इसका मतलब है कि भाई जितने ज्यादा माइलस्टोन आप अचीव करते हो उतना ही आप इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क कम करते हो, और रिस्क कम होते ही आपके फंड्स मिलने के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियर, चलो, बहुत टाइम लगता है एक एक लाइन समझाने में। फॉर अ स्टार्टअप्स ईच डे एंड मंथ इज एसेंशियल। ओके, it is the during this initially period that you will get to know about your product and market validity. यानी बोल रहा है कि भाई स्टार्टअप्स के लिए हर दिन इंपॉर्टेंट होता है, हर मंथ इंपॉर्टेंट होता है। ओके, शुरुआत के जो दिनों में आपको ये समझना होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं। मार्केट वैलिडिटी मतलब यानी भाई आपका क्या लोग इस प्रोडक्ट को चाहते हैं कि नहीं। सो वो सारी चीजें आपको देखना होता है। ओके, सो नाउ दिस might feel a little daunting for the newbie founder to launch their startups, even if you have a groundbreaking idea in your hand. As you go ahead with achieving every milestone, you move forward in every startup stage. यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई और जब आप एक एक माइलस्टोन अचीव करते हो तो भाई जैसे पहले प्रोटोटाइप, पहले कस्टमर्स, उसके बाद रिव्यूज, तो आप ऑटोमेटिकली स्टार्टअप्स के नेक्स्ट लेवल पे आप चले जाते हो। बट सीड फंडिंग इज इन लाइक क्या होता है कि सो अचीविंग एवरी माइलस्टोन सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन द एवरी स्टार्टअप एज। ओके, सो मैं आगे पढ़ना स्टार्ट कर दिया सीड फंडिंग का। ओके, बट यहाँ पे इतना चीज हो चुका है। ओके, अभी हम बात करेंगे स्टार्टअप माइलस्टोन दैट आर द इम्पोर्टेंट फॉर अर्ली स्टार्टअप स्टेज। सो इसमें हम कितने पॉइंट है, छः, सेवन पॉइंट्स इसमें हम पॉइंट देखेंगे। उसके बाद जो जो अलग अलग तरीके से तो उसमें देखेंगे। ओके, सो इसीलिए ये टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है और लेंथी भी है। सो फर्स्ट, सीड फंडिंग माइलस्टोन। सो अभी अभी जो जो पे आपके स्टार्टअप्स के माइलस्टोन है, ओके, वो इंपॉर्टेंट है फॉर अर्ली स्टार्टअप स्टेज। ओके, तो पहली चीज अर्ली स्टार्टअप में आपका सीड फंडिंग माइलस्टोन आता है जो हमने फंडिंग वाले चैप्टर में पढ़ा। ओके, इसी में 5.3 में पढ़ा था फंडिंग वाले में। ओके, सो सीड फंडिंग आपका पहला है। ओके, सो सीड फंडिंग में हम देखेंगे। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा था, सीड फंडिंग इन ऑफिशियल स्टार्ट टू इक्विटी फंडिंग स्टेज एंड इट इज द फर्स्ट सम ऑफ मनी दैट यू विल रेज फॉर योर स्टार्टअप बिजनेस। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई सीड फंडिंग स्टार्टअप फंडिंग का ही पहला स्टेज होता है। सो ये एक तरह से आपके बिजनेस की शुरुआती जो इंजेक्शन होता है ना, जो आपको आइडिया से आपका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से आपका मार्केट तक ले जाता है, सो वो ये सीड फंडिंग स्टेज होता है। क्लियर, चलो, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं इसको भी। ठीक है, इसको भी स्टार्ट करते हैं। सो here are the key milestones that you need to achieve for your seed funding stage. Okay, सो सीड फंडिंग के लिए आपको कुछ भाई की माइलस्टोन आपको कंप्लीट करना भी जरूरी होता है। सो वो हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि भाई कौन कौन से माइलस्टोन आपको दिए गए हैं। सो फर्स्ट है आपका माइलस्टोन वन, रिलीजिंग फर्स्ट प्रोटोटाइप। ओके, सो यानी क्या बोल रहा है
पूरी चीज मैं बता देता हूँ। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, सुनना है और अंदर से आपको सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, सो पहली चीज स्टार्टअप माइलस्टोन फर्स्ट में आपने देखा रिलीजिंग फर्स्ट प्रोटोटाइप। सो उसमें क्या होता है कि भाई, जस्ट 1 मिनट, यस, परफेक्ट। सो मेन चीज क्या होता है कि भाई सबसे पहले आपका माइलस्टोन है वो प्रोटोटाइप बनाना होता है। सो प्रोटोटाइप एक डेमो होता है कि भाई जो आपको और इन्वेस्टर्स को लाइक क्या होता है, दिखता है कि भाई आपका प्रोडक्ट कैसा होगा। ये पावरफुल होता है कि भाई क्योंकि ये एक आइडिया को रियलिटी में आपको बदल के देता है। ओके, और प्रोटोटाइप बनाने के लिए हमेशा आपका कॉस्टली टूल्स की भी आपको जरूरत नहीं होती है। एक आपका कागज पे भी आप डिजाइन करके स्टार्ट कर सकते हो। पेपर पे डिजाइन करना फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि भाई जल्दी से चेंजेस कर सकते हो और अपने दिमाग का एक आइडिया सामने आप देख सकते हो। ओके, और पेपर के बाद अगला स्टेप है कि उसे डिजिटल बनाना, मतलब आपका जो वायर फ्रेम, वेबसाइट का डेमो या तो फिर फिजिकल प्रोडक्ट का 3D मॉडल। सो ओके, सो डिजिटल होने के बाद भी आप लोगों को एक दिखाकर उनसे फीडबैक भी ले सकते हो कि भाई हमारा जो प्रोटोटाइप है ये ऐसा ऐसा दिखेगा तो कितना अच्छा है, और इसमें कोई भी चेंजेस या तो फिर हो तो वो फीडबैक के थ्रू आप ले सकते हो और उसमें चेंजेस करके फिर से आप फीडबैक उसके लिए आप रख सकते हो या तो फिर डायरेक्ट लॉन्च कर सकते हो। ओके, तो ये आपका फर्स्ट है, कौन सा, रिलीजिंग फर्स्ट प्रोटोटाइप। सेकंड माइलस्टोन आपका होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी। ओके, सो उसमें क्या होता है, एमवीपी। सो भाई दूसरा माइलस्टोन है आपका एमवीपी, यानी भाई मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। सो भाई एमवीपी जो होता है वो एक छोटी लाइक वर्जन होता है आपके प्रोडक्ट का, लाइक जो भी आप कंप्लीट नहीं होता है वो, लेकिन कस्टमर्स की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करता होता है। ओके, लाइक सपोज करो कि भाई स्विगी का पहला एमवीपी सिर्फ एक फूड डिलीवरी सर्विस था, बट एक छोटे एरिया में। ओके, नेशनल वाइड नहीं था। ठीक है, सो एक छोटा रहता है, और एमवीपी प्रोटोटाइप से आपके आगे का एक स्टेप है। प्रोटोटाइप सिर्फ एक डिजाइन है, लेकिन एमवीपी जो होता है वो क्या होता है, एक रियल कस्टमर्स के लिए एक रेडी होती है। ओके, प्रोटोटाइप से आप आइडिया टेस्ट करते हो, बट एमवीपी से आप क्या करते हो, मार्केट टेस्ट करते हो। ओके, प्रोटोटाइप से आइडिया टेस्ट करते हो, एमवीपी से आप मार्केट टेस्ट करते हो। ठीक है, सो आई होप सो आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करेंगे स्टार्टअप माइलस्टोन 3, कस्टमर्स फीडबैक। ओके, सो कस्टमर्स फीडबैक की हम बात करें, सो उसमें हम क्या बोलते हैं कि भाई आपका तीसरा माइलस्टोन कौन सा था कि भाई कस्टमर्स फीडबैक लेना। जब आपका एमवीपी रेडी है तो उसे कस्टमर्स के हाथ में आपको देना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। लाइक शुरुआत में प्रोडक्ट आपका बेचने की बजाय आपको उसे उन कस्टमर्स को दीजिए जिनके पास रियल प्रॉब्लम है। अगर वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं तो भाई वो आपके फ्यूचर्स बायर्स बनेंगे। ओके, और उनसे असली फीडबैक मांगो, बस आपको बस तारीफ नहीं बट ऑनेस्ट फीडबैक भी आपके लिए बहुत इंप्रूव करेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको वो लोग बता सकते हैं कि जिसमें आपको अभी भी चेंजेस करना जायज है। और फाउंडर को हमेशा आपका जो कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि वही बड़ा लाइक बता सकता है कि भाई उनकी असली प्रॉब्लम क्या है। और कस्टमर्स के साथ बात करके आपको भी एक क्लियर एक लिस्ट मिलेगी कि भाई प्रोडक्ट में क्या अच्छा है, क्या मिसिंग है। ओके, सो आप प्रोडक्ट को और कैसे बेहतर बना सकते हो। फिर स्टार्टअप के आपके शुरुआत के टाइम में आपको कॉन्फ्रेंसेस या तो फिर पार्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कस्टमर से बात करना। सो ये असली एक ग्रोथ का फॉर्मूला भी हो सकता है। और अगर आपको बार बार सेम फीडबैक मिल रहा है तो आपको उस डायरेक्शन में आपको काम शुरू कर देना चाहिए, मतलब कि कस्टमर्स आपको बता रहा है कि भाई उन्हें क्या चाहिए रहता है। ओके, और लास्ट में एक प्रॉपर आपको सिस्टम बनाना है जिसमें आपका फीडबैक को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इंप्लीमेंट किया जा सके, और ये प्रोसेस आपका रिपीट करना ही स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल बनाते जाता है, तो जो मैंने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, सो कस्टमर्स फीडबैक की भी हम बात कर ली। अभी तक हमने तीन माइलस्टोन हमने देखे। फर्स्ट देखा कि भाई हमको रिलीज करना है फर्स्ट प्रोटोटाइप, सेकंड अपने एमवीपी लाइक मार्केट में हमको टेस्ट करना है, और थर्ड हमको कस्टमर से आपको फीडबैक लेना है उस प्रोडक्ट के बारे में। ओके, और उसमें कुछ भी गलतियां या तो फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप करके फिर से आप फीडबैक में जा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा स्टार्टअप माइलस्टोन 4, मार्केट वैलिडेशन। ओके, सो आपका फोर्थ है स्टार्टअप माइलस्टोन 4 में मार्केट वैलिडेशन। सो मार्केट वैलिडेशन, सो क्या होता है मार्केट वैलिडेशन में। सो ये माइलस्टोन एक एक दो और या तो फिर लाइक बोल सकते हैं एक डू और डाई सिचुएशन होता है। लाइक मतलब या तो फिर आपका स्टार्टअप सर्वाइव करेगा या तो फिर अ, यहीं आपका खत्म भी हो सकता है। सो इस चीज पर आपको ये पता चलेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट को सेटिस्फाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके, सो उसके लिए आपको खुद से आपको कुछ सवाल भी पूछने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो आपको पता है कि आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन टू डिटरमाइन प्रोडक्ट मार्केट फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट आपका है कि इज द प्रोडक्ट एक्जेक्टली व्हाट माय कस्टमर्स वांटेड। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई क्या ये प्रोडक्ट वही है कि जो मेरे कस्टमर्स को चाहिए था। ओके, फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि भाई आर द कस्टमर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, या कस्टमर्स जो है वो इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आर द कस्टमर्स रिपीटिंग, क्या कस्टमर्स रिपीट हो रहे हैं, लाइक वो चीज प्रोडक्ट को बार बार खरीदने के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सेम कस्टमर। ओके, एंड इज द मार्केट बिग इनफ टू बैक द फ्यूचर ग्रोथ, यानी क्या बोल रहा है कि मार्केट क्या मार्केट बड़ा है जहां फ्यूचर में आप ग्रो कर सक पाओगे। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से पूछना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए। ओके, फिर यहाँ पे बात करता है सिंग एलाइज इज द गिवन आउट दिस क्विक ट्रिक ऑफ द 40% रूल।
it says you have achieved product market fit when out of the total surveyed user at least 40% of them say they cannot do without your product. That's when you know you're achieved this very integral startup milestone. यानी क्या बोल रहा है कि भाई सीएनएलएस का 40% का एक रूल है, लाइक अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर लिया है, अगर 40% लोग बोलते हैं कि भाई वो आपके प्रोडक्ट के बिना नहीं रह सकते, इट मीन्स कि आपने जो भी प्रोडक्ट मार्केट फिट है वो अचीव कर लिया है। ओके, सो वो आपको एक चीज मेन याद रखना है कि आपने 40% लोगों को बोलते हैं सुना है कि या तो फिर आपके प्रोडक्ट के बिना हम नहीं रह पाते, तो वो आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव कर लिया माना जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम स्टार्टअप माइलस्टोन 5 पे, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस मॉडल। ओके, सो प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या बताते हैं कि भाई जब आप इन्वेस्टर के सामने जाते हो फंडिंग के लिए, ओके, तो उनका सबसे पहला फोकस होता है कि भाई आपका बिजनेस मॉडल देखते हैं। अगर बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है तो इन्वेस्टर तुरंत ही आपको मना कर देगा, बट आपको कुछ और क्वेश्चन भी के आपको जवाब क्लियर होने चाहिए, लाइक कैसे, who are your customers, आपके कस्टमर्स कौन है, what value do you aim to provide your customers, how will you deliver value to customers, how will you generate your revenue। ओके, सो ये सारी चीजें कि आपके क्वेश्चन को आपको पता होने चाहिए। अभी सपोज एक बिजनेस मॉडल आपका प्रॉफिटेबल तब होता है कि भाई जब आपका लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर जो एलटीवी है, ओके, सो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर उसको एलटीवी बोलता है। ओके, सो लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर जो है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 इंटू सीएससी। ओके, इज द 3 times ग्रेटर देन योर कस्टमर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट। ओके, सो ये एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेहतर है, सो आपको लिख लेना है। ओके, सो एक बिजनेस मॉडल आपका प्रॉफिटेबल तब होता है कि भाई जब आपका लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर अब है वो ग्रेटर देन, यानी वो बड़ा होना चाहिए, आप जब का जितना आपका कस्टमर कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट लगता है उसका 3 गुना। लाइक सपोज करो कि मगर सपोज करो कि भाई आपका एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट पे 3,000 खर्चा करता है लाइफ टाइम में। ओके, और उसको लाना का खर्चा आपका है 1,000 रुपए, तो आप प्रॉफिटेबल हो। क्यों? क्योंकि आपका जो लाने का जो खर्चा था वो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन था, सीएससी, वो था 1,000 रुपए। ओके, सीएससी है आपका 1,000 रुपए। ओके, इसका 3 गुना करो तो वो हो गया 3,000 रुपए। ओके, तो बोला क्या है कि आपका जो लाइफ टाइम वैल्यू लाइक ऑफ कस्टमर है जो खर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट पे खर्च कर रहा है, तो वो कितना कर रहा है, 3,000 कर रहा है, ग्रेटर देन आपका कितना होना चाहिए, 3 times ऑफ द सीएससी, 3 times ऑफ सीएसी। सो यहाँ पे हमने बात करें कि 1,000 रुपए लिया और 3 times किया तो 3,000 आ गया। ओके, बट हम सपोज करो कि यहाँ पे हम 700 ले लेते। ओके, 7,000 नहीं 700, चलो 700 लेते तो हमारा जो एक्विजिशन कॉस्ट था वो 2100 था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको प्रॉफिटेबल अभी भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज बता रहा है। सो ये चीज आपको पता चल गया कि भाई आपका जो माइलस्टोन है, ओके, कौन सा माइलस्टोन था आपका, बिजनेस मॉडल। ओके, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल वाला माइलस्टोन था। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जांपल वगैरह दिया है मैकडोनल्ड्स का वगैरह, तो ये खुद से पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम अपना स्टार्टअप माइलस्टोन 6 पे जो पेड यूजर्स के बारे में बात करता है। तो उसमें क्या होता है, सो भाई ये एक ऐसा माइलस्टोन है कि भाई एक सेलिब्रेशन पॉइंट होता है कि भाई जब पहली बार आपको एक कस्टमर्स पैसे देता है और आपके प्रोडक्ट या तो सर्विस के लिए, ओके, सो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। ओके, सपोज करो कि भाई अगर आपने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया और वो पहली बार किसी स्टूडेंट ने 500 रुपए पे किया, तो ये आपका एक स्टार्टअप की पहली रेवेन्यू माइलस्टोन भी होता है और आपको अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई चलो मेरा मैंने जो किया वो वर्थ इट हुआ। ओके भाई, एक भी किया तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर दूसरे तीसरे ऐसे बहुत करके करके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता जाता है। बट लेकिन पेड यूजर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई उनको रिटेन करना। ओके, उसको आपकी प्रोडक्ट पे लाइक सस्टेनेबल बोल सकते हैं ना, रिटेन करके रखना। ओके, और नए यूजर्स को लाना। सो दो चीजें आपको ध्यान में रखना होता है उसमें कि भाई आपको प्रोवाइडिंग करना है ग्रेट कस्टमर सर्विस, लाइक कस्टमर्स की आपकी क्वेरी सॉल्व करना है, उनको प्रायोरिटी दो। और दूसरा होता है कि भाई दूसरा क्या होता है, आपका नेचरिंग रिलेशनशिप, लाइक उनसे लगातार आपका कॉन्टेक्ट में आपको रहना पड़ेगा, फीडबैक लेता रहना पड़ेगा, सो वैसे रहना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट प्रोवाइडिंग ग्रेट कस्टमर सर्विस, फिर आपका रिलेशनशिप विद कस्टमर आपको रखना है, फिर आपको रखना है कि बी इन टच विथ योर कस्टमर थ्रू द कंटेंट एंड टाइमली न्यूज सेल्टर। यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपको हमेशा कस्टमर्स के साथ टच में रहो, ब्लॉग्स, ईमेल्स या तो फिर टाइमली न्यूज सेल्टर भेजो। ओके, सो ये चीज भी आप कर सकते हो, या तो फिर आप कीप ट्रैक ऑफ डेली एंड मंथली सेल्स ग्रोथ। ओके, और आप क्या कर सकते हो कि भाई आप रोज और या तो फिर महीने का डेली करो या तो फिर महीने में करो। ओके, सेल्स ग्रोथ ट्रैक करो, नंबर्स हमेशा मेजर्स करो। ओके, सो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। फिर generate the sales trend where you can project $1 million annual revenue to your investor to prove your existence in market, but before don't move your eye from your first 10 100 1 and 10K customers। यानी क्या बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि भाई ऐसा सेल्स ट्रेंड आप बनाओ जिससे आप इन्वेस्टर्स को दिखा सको कि भाई एनुअल रेवेन्यू हमारी कितनी है, $1 मिलियन है, तक पहुंच सकते हैं। पर आपका जो फोकस वो सबसे पहले कहाँ पे रहना चाहिए, आपका 10, 100, 1000, 10,000 कस्टमर्स पर ही रखना है। लाइक आपको अपने कस्टमर्स जो है वो इंक्रीज करते जाना है डे बाई डे। ओके, सो उस पे आपको फोकस रखना है। फिर आपका रहता है आपका स्टार्टअप माइलस्टोन 7, रिपीट कस्टमर्स। ओके, सो रिपीट कस्टमर्स में क्या होता है, सो उसके बारे में बात करते हैं। सो
This is the not a great milestone but still meaningful one of to be considered this milestone list. यानी क्या बोल रहा है कि भाई शायद ये बिग माइलस्टोन ना लगे पर बहुत मीनिंगफुल है, लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए। इवन इन द सिंगल रिपीट कस्टमर्स कैन सेट अ लाइन फॉर मोर रिपीट कस्टमर्स। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई अगर एक कस्टमर दोबारा खरीदता है तो वो सिग्नल देता है कि भाई और लोग भी रिपीट करेंगे उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। इट मे नॉट बी द ग्रेट फॉर यू बट इट कैन बी डेफिनेटली गिव यू कॉन्फिडेंस टू जनरेट मोर बिजनेस थ्रू लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। ओके, आई नो कि ये आपको एक लाइक प्राउड फील भी नहीं करवा रहा है क्योंकि एक कस्टमर रिपीट हो रहा है तो डजंट मैटर, बट वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप मोर बिजनेस मोर कस्टमर्स आप ला सकते हो, या तो फिर आपका जो लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर उससे आप मोर बिजनेस आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपके 7 आपके माइलस्टोन खत्म होते हैं सीड फंडिंग के। ओके, सीड फंडिंग के था ना, देख लेते हैं। यस, सीड फंडिंग के आपके अर्ली स्टार्टअप वाले 7 आपके स्टार्ट खत्म होते हैं। अभी आगे देखते हैं। सीड फंडिंग माइलस्टोन सेकंड, seed, a funding milestone. As you develop the successful and established user base, earn consistent revenue figures, and accomplish the above milestones, you are all the set to raise Series A funding capital. These are key milestones that you need to achieve once you raise Series A funding capital. Okay, अभी ये मिडिल स्टेज की बात कर रहे हैं अभी सारी चीजें। ओके, अभी ये सारी चीजें किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल स्टेज की लिए बात कर रहा है। लाइक जो यहाँ पे बोला गया, ओके, लाइक एज यू डेवलप सक्सेसफुल एंड एस्टेब्लिश यूजर बेस, तो उसमें क्या सारी चीजें पता है कि भाई जब यूजर बेस आपका बन जाता है, रेवेन्यू आपका कंसिस्टेंट हो जाता है और ऊपर के माइलस्टोन आपका अचीव कर लिए। ओके, जो अभी हमने 7 माइलस्टोन हम देखे वो भी अचीव आपने कर लिए, तो आप एक सीरीज एक फंडिंग जो है वो रेस करने के लिए रेडी हो जाते हो। ओके, और नीचे दिए गए आपका माइलस्टोन अभी वो की चीजें आपको सीरीज ए के आसपास आपको अचीव करने में मदद करेगी। ओके, सो उसके भी आपको माइलस्टोन आपको देखना पड़ेगा। सो स्टार्टअप माइलस्टोन 1 आपको फर्स्ट हायर करना पड़ेगा। ओके, स्टार्टअप माइलस्टोन 1 आपको क्या देखना है, सीरीज ए फंडिंग के अंदर उसके भी स्टार्टअप माइलस्टोन है तो उसमें आपको फर्स्ट हायर। ओके, फर्स्ट चीज क्या करना है, आपको हायर करना है। सो देखते हैं, सम पीपल मे नॉट इवन कंसीडर दिस स्टार्टअप माइलस्टोन। ओके, सो बहुत लोग पहले से हायर को माइलस्टोन नहीं मानते हैं, बट इनफैक्ट फ्यू थिंक दिस टू बी नॉमिनल एक्टिविटी इन द बिजनेस। ओके, तो कुछ लोग इससे बस एक रूटीन एक्टिविटी समझते हैं, बट यू कैन गो विथ being a solopreneur if you have the got small budget, but to go with and build a venture team is the important। यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई बजट आपका जो छोटा हो तो अकेला चल सकता हो, पर आपका बड़ा वेंचर बनाना है तो अब आपको टीम की भी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो वो भी एक इंपॉर्टेंट है हायर करना। सो हियर आर 5 यूनिवर्सल रूल्स दैट अर्ली स्टेज स्टार्टअप शुड फॉलो। ओके, सो अर्ली स्टेज स्टार्टअप क्या 5 रूल्स यूनिवर्सल रूल फॉलो करते हैं तो आपको भी करना चाहिए इफ आप जब भी इन फ्यूचर आप बिल्कुल खुद का स्टार्टअप करते हो तो। ठीक है, चलो देखते हैं रूल नंबर 1। सो रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, डायरेक्ट मैं भी बात करूंगा, अंदर का आप खुद देख लेना। सो रूल नंबर 1 में क्या होता है कि भाई सबसे पहला आपका मिशन होता है कि भाई क्रिटिकल रोल्स हायर करो। ओके, तो वो मेन चीज होता है आपके लिए। ओके, सो ऑलवेज स्टार्ट पोजीशन विद एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नेसेसरी फॉर द कंपनी। सो स्टार्ट विद द पोजीशन। ओके, सो रोल आपको हायर करना पड़ेगा। ओके, सेकंड चीज आपको बोलना है कि भाई छोटी छोटी पर आपका बैलेंस टीम बनाओ, टेक प्रोसेस डिजाइन और बिजनेस। ओके, छोटी हो बट आपका एक टीम बनाना पड़ेगा। फोकस ऑन क्रिएटिंग स्मॉल टीम विद द डिस्टिंक्ट मैनेजमेंट स्किल लाइक टेक्नोलॉजी प्रोसेस पीपल लाइक बिजनेस पीपल। ओके, थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि थर्ड रूल बोल रहा है कि आपको स्टार्टिंग में आपको सी लेवल टाइटल्स मत दो, लाइक हैंड्स ऑन फंक्शनल लो वगैरह। ओके, लाइक क्या बोल रहा है, हायरिंग इंडिविजुअल ओनली फॉर द फंक्शनल रोल्स इन योर कंपनी। कब डिजायर ऑफ द हायरिंग सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द स्टार्टअप। फिर फोर्थ रूल क्या बोल रहा है आपका, मैं थर्ड पॉइंट का आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दे देता हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहा है। यानी वो बोलना चाह रहा है कि भाई आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस, लाइक अभी सपोज करो कि मैं स्टार्टअप खोला तो मैं क्या बोलूंगा, को फाउंडर सीएफओ सीईओ ऐसे लोगों को डायरेक्ट मुझे हायर नहीं करना। उसके बजाय मुझे क्या करना है कि सपोज करो मुझे सीएफओ चाहिए तो सीएफओ अभी मत हायर करो इनिशियल स्टेज पे, उसकी जगह आप सी लेवल के टाइटल्स लाइक स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सी लेवल के आपको टाइटल्स मत देना है, हैंड्स ऑन टू फंक्शनल लोग लो। ओके, आपको अभी बहुत बड़े लोगों एक्सपीरियंस लोग की अभी जरूरत नहीं है। अभी इनिशियल फेज पे आप क्या सीएफओ की जगह आप अकाउंटेंट ले सकते हो या तो फाइनेंस जनरलिस्ट, तो उसको भी हायर आप कर सकते हो। तो वो बोल रहा है थर्ड पॉइंट। फोर्थ रूल क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो टीम है उसमें आपका डाइवर्सिटी आपको लाना पड़ेगा, नए नेटवर्क स्किल जो कैपेबिलिटीज आपको एक्सपांड करके दे, सो वैसे लोग भी आपको चाहिए रहेंगे। और फिफ्थ रूल बात कर रहे हैं आपका कि भाई ऐसे लोग लाओ कि भाई जो आपका रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट एनवायरनमेंट में भी आपको परफॉर्म करके दे। ओके, लाइक आपका एग्जांपल कर बात करूँ तो हसलर माइंडसेट होना चाहिए, टूल्स कम हो बट आउटपुट हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 रूल्स आपको याद रखने चाहिए। फिर आपका आता है डी, स्टार्टअप माइलस्टोन 2, स्केलेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ओके, सो स्केलेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। सो स्केलेबल मार्केटिंग में क्या होता है, तो वो सारी चीजें देखते हैं। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत बोल बोल कर रहा हूँ कब से, और ये चैप्टर भी बहुत लंबा है।
पता नहीं और कितना पेज का है, देखो। बाप रे बाप, बस उतना है अभी, और कितने पेज तक है? 223 तक, यस 223 तक है भाई। अभी तो हमको कहाँ पहुंचे, 221 तक पहुंचे। ठीक है चलो करते जाते हैं। हिम्मत है खुदा मदद है खुदा, ऐसे कुछ है ना भाई, बस मोटिवेशनल रखते रहो, और क्या ही चाहिए। सो सेकंड माइलस्टोन, स्केलेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। स्केलेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, वो स्टार्टअप माइलस्टोन आपका दूसरा है। ओके, सो उसमें क्या होता है कि भाई नो वन नोज अबाउट यू एंड योर आइडिया। ओके, एंड यू हैव टू मेक योर स्टार्टअप क्लियर, यानी कोई आपको नहीं जानता है और अवेयरनेस आपको ही क्रिएट करना होगा। फिर बोल रहा है कि मार्केटिंग विल ब्रिंग योर स्टार्टअप्स इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स एंड इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एवरी बिजनेस, यानी बोल रहा है कि भाई मार्केटिंग ही कस्टमर्स के सामने लेकर आती है और बिजनेस की लाइफ ब्लड है। ओके, बिजनेस की लाइफ ब्लड है कौन, मार्केटिंग। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं विद द डिजिटलाइजेशन एरा मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी डिजिटल के जमाने में आपको ऑनलाइन चैनल्स का फुल यूज करना पड़ेगा, लाइक एसईओ, एड्स, ईमेल, इन्फ्लुएंसर, ये सारी चीजें। बिल्ड ईमेल लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड कंज्यूमर थ्रू द कंटेंट मार्केटिंग। ओके, यानी क्या बोल रहे हैं कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट देकर इंटरेस्टेड लोगों को ही आपको ईमेल, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि टेक एडवांटेज ऑफ योर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स इन द स्टार्टअप माई कॉम्पिटिटर्स। ओके, यानी क्या बोल रहे हैं कि भाई अपने नेटवर्क्स का आपको फायदा उठाना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स में हिस्सा लो, जीतो या फिर ना जीतो, फिर भी आपको क्या करना है, फ्री पीआर मिलते हैं। ओके, सो वो सारी चीजें भी आपको देखना चाहिए, फ्री मार्केटिंग भी आपका हो जाता है। सो क्रिएट अ स्केलेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी वेयर द इफेक्ट्स आर इजीली एम्पलीफाइड विदाउट एनी एडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट, यानी क्या बोल रहा है कि भाई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिसके आपका इम्पैक्ट आपका कंपाउंड हो, रेफरेंस, यूसीजी, वायरल लुक्स आपको कर सको एक्स्ट्रा कॉस्ट के बिना भी। ओके, सपोज करो कि भाई एग्जांपल आप ले सकते हो कि भाई इनवाइट करो 3 फ्रेंड्स को, गेट 1 मंथ आपको फ्री मिल जाएगा, रेफरल रूप से आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। ठीक है, वेल द क्रिएटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी हैव योर बजट इन माइंड, एज मोस्ट बिजनेस मेक दिस कॉमन मिस्टेक टू स्पेंडिंग ह्यूज मनी जस्ट टू रिसीविंग इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट एट द एंड, यानी क्या बोल रहा है कि भाई बजट डिसिप्लिन, बजट जो है आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, उसमें डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, ज्यादा पैसा चलाकर आपको तीन ही रिजल्ट है, छोटा रिजल्ट आपको लाना कॉमन मिस्टेक्स है। ओके, जो लोग बाकी सारे लोग गलती करते रहते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट पे आप चले जाते हैं माइलस्टोन पे। जस्ट 1 मिनट, लोड हो रहा है, पेज पेज लोड हो रहा है। आपका थर्ड माइलस्टोन है रेवेन्यू डेवलपमेंट। ओके, थर्ड आपका कौन सा है, रेवेन्यू डेवलपमेंट। ठीक है, थर्ड आपका स्टाइल्स ऑफ माइलस्टोन रेवेन्यू डेवलपमेंट। सो उसमें क्या बहुत चीज बात बोलते हैं, सो वो सारी चीज मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में अंदर लाइन लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैं भी बोर हो चुका हूँ। ये चैप्टर मुझे सच में बोल रहा हूँ ना, क्यों रखा गया है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, क्यों रखा गया है। उससे अच्छा तो बाकी सारे टॉपिक्स हमने देखे, भाई कितने बढ़िया बढ़िया टॉपिक थे, जिसमें मुझे भी मजा बहुत आ रहा था पढ़ाने में, आपको एग्जाम्पल भी मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे दिए। ओके, बट ये चैप्टर भी पता नहीं कैसा भाई ऐसा रख दिया है आपके इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलो स्टार्टअप करते हैं हमारा जो। हाँ, कौन सा था, स्टार्टअप माइलस्टोन 3 रेवेन्यू डेवलपमेंट। सो रेवेन्यू डेवलपमेंट में क्या बोल रहा है कि भाई आपको जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होता है तो आपका फाउंडर का पहला फोकस होता है कि भाई प्रोडक्ट बनाना, यानी भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है इग्नोर हो जाती है, वो है आपका रेवेन्यू डेवलपमेंट, यानी पैसा कैसे आएगा। ओके, सो प्रोडक्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका सही आपका प्राइसिंग मॉडल भी डिजाइन करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। सो रेवेन्यू डेवलपमेंट एक कंटिन्यूसली आपका प्रोसेस हो जाता है, सो बार बार टेस्ट करना, चेंज करना, इंप्रूव करना, वो कंटिन्यूसली प्रोसेस में आ जाता है। सो अब फाउंडर को खुद से ही कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। ओके, सो वो कौन से सवाल हो सकते हैं, सो और वो टू डिसाइड योर रेवेन्यू मॉडल, तो कैसे वो डिसाइड होता है आपका रेवेन्यू मॉडल कैसे जनरेट होगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे पड़ने पड़ेंगे खुद से। ओके, सो क्या क्या क्वेश्चन है तो वो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ओके, सो क्या क्या क्वेश्चन है, सो पहली चीज की अभी क्या टारगेट आपका जो कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट के लिए पे करने की एबिलिटी है कि नहीं है। ओके, लाइक आपने जो टारगेट कस्टमर्स को चुना है, सो उसके पास आपका जो प्रोडक्ट है तो उसको पे करने के लिए एबिलिटी है कि नहीं है। दूसरी चीज, कस्टमर्स विलिंग है क्या उतना पे करने के लिए। थर्ड चीज, प्राइसिंग आपका जो प्लान है वो कैसा होगा, लाइक वन टाइम परचेस है या तो फिर सब्सक्रिप्शन पे है। फिर आपका देखना है कि प्राइस रेंज क्या डिसाइड करना चाहिए। फिर है कि भाई क्या इस प्राइसिंग से आपका सस्टेनेबल बिजनेस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। फ्यूचर में आपका नया मार्केट सेगमेंट के लिए अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजी है या नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे, और बिजनेस मॉडल और प्राइसिंग मॉडल को बार बार टेस्ट और इंप्रूव करना ही आपका रेवेन्यू डेवलपमेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे भी लिख दिया है कि आपका जो बिजनेस मॉडल और अलोंग विथ प्राइसिंग इटरेशन आर टू मेन एस्पेक्ट है टू इट। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि बिजनेस मॉडल और प्राइसिंग मॉडल को बार बार टेस्ट करने से आपका और इंप्रूव करना ही आपका रेवेन्यू डेवलपमेंट होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं आपका डी पॉइंट, स्टार्टअप माइलस्टोन 11। ओके, यह शायद 11 नहीं है, यहाँ पे इन लोगों की गलती बहुत हो चुकी है तो मुझे पता है तब तक, तो ये 4 है, ये 4 होना चाहिए। फर्स्ट वेंचर कैपिटल फंडिंग। ओके, उसके बाद ये सारी चीजें जो है ना ये 1 है, 2 नहीं है। ओके, क्योंकि अभी थर्ड पॉइंट शुरू हो चुका है वेंचर कैपिटल फंडिंग मैच में, तो उसमें 1 2 3 ऐसा आएगा, तो यहाँ पे 4 है, 12 नहीं है। ओके, 12 नहीं, सॉरी 11 था, तो वो नहीं है, उन लोगों की गलत प्रिंटिंग हो चुकी है, तो वो आप सुधार लेना अपनी बुक में भी। ठीक है,
चलो, फर्स्ट वेंचर कैपिटल फंडिंग। सो फर्स्ट वेंचर कैपिटल फंडिंग तो उसमें क्या बोल रहा है कि भाई स्टार्टअप्स का पहला वेंचर कैपिटल फंडिंग राउंड एक बड़ा माइलस्टोन होता है, लेकिन ये एक अर्ली स्टेज में नहीं आता है, बट ये थोड़ा लेट माइलस्टोन में आता है। लाइक इन्वेस्टर का पैसा देता है जब उन्हें प्रूफ मिलता है तब। ओके, सो आपके पास सेल्स और ग्रोथ का डेटा होना चाहिए, आपके पास बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास टीम की कैपेबिलिटी या तो फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, सो ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम वेंचर कैपिटल फंड माइलस्टोन के बारे में। ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई जब बिजनेस एक्सपांड होने लगता है तब वेंचर कैपिटल बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखो, सपोज करो कि भाई फंडिंग लेने के बाद आपको कुछ और माइलस्टोन भी अचीव करने होते हैं फंडिंग लेने के बाद भी। अभी ये लेट वाला है, लाइक लास्ट वाला। ओके, वो हमने अर्ली देखा, मिडिल देखा, और अभी ये लास्ट है कि भाई फंडिंग मिलने के बाद भी हमको कौन कौन से माइलस्टोन हमको अचीव करने पड़ते हैं। सो माइलस्टोन दैट यू नीड टू अचीव आफ्टर द सिक्योरिंग योर वेंचर फंडिंग। सो फर्स्ट माइलस्टोन है आपका प्रोडक्ट रीडेवलपमेंट। सो प्रोडक्ट रीडेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो इसमें क्या है कि भाई आपका जो मार्केट है वो अनप्रेडिक्टेबल है, लाइक कभी भी चेंज हो सकता है। सो इसलिए आपको क्या करना है, कभी कभी आपको प्रोडक्ट को भी रीडिजाइन या तो फिर आपको पाइवट करना पड़ जाता है। अभी सपोज करो कि जो इंस्टाग्राम है वो पहले एक चेक इन ऐप था। ओके, लेटर पाइवट होकर वो क्या हो गया, फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। लाइक पेटीएम पहले क्या था, एक रिचार्ज ऐप था। ओके, अब वॉलेट है, यूपीआई और बाकी बहुत सारे लाइक बैंक तक भी आप बन चुका है। ओके, उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको ऐड आपको दिखेंगे। ओके, सो ये सारी चीजें तो आपको प्रोडक्ट रीडेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा। फिर होता है आपका माइलस्टोन 2 है, वो गेनिंग मार्केट अथॉरिटी है। गेनिंग मार्केट अथॉरिटी में क्या है कि भाई जब मार्केट में आपका कंपटीशन जो है वो हाई है, तो भी सिर्फ आपको सर्वाइव करना काफी नहीं होता है, आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ती है। लाइक मार्केट अथॉरिटी का मतलब है कि भाई आपको एक रियलेबल और ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में आपको पहचाना जाए। ओके, सपोज करो कि भाई अमेजोन ने शुरुआत में बुक से किया था। ओके, बुक से पूरा सारी चीजें उन्होंने वेबसाइट वगैरह बनाया था, फिर टॉयज, फिर फैशन, फिर ग्रोसरीज, और हर कैटेगरी में अभी एक्सपांड करके लीडर बन चुका है। ओके, सो आपको क्या बनना पड़ेगा, गेनिंग मार्केट अथॉरिटी। तो यहाँ पे एग्जांपल अमेजोन का ही दिया था, इसलिए मैंने अमेजोन का लिया था। ठीक है, फिर आपका स्टार्टअप माइलस्टोन 3 है आपका पॉजिटिव कैश फ्लो। ओके, सो पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कि भाई कंपनी में आपका आने वाला पैसा, लाइक इनफ्लोज है, वो बाहर जाने वाला पैसा लेकिन आउटफ्लो है, उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी इनफ्लोज ग्रेटर देन आपका आउटफ्लोज। ओके, ऑब्वियसली तभी तो आपका प्रॉफिट कमा पाओगे। और इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आपका पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब है कि हमेशा आपका प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे भी लिखा है कि हमेशा आपका प्रॉफिट नहीं माना जाता है। लाइक पॉजिटिव कैश फ्लो जो होने का मतलब है कि भाई कंपनी के पास आपका ग्रोथ फंड करने के लिए पैसा है। ओके, सेकंड चीज के भी शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने के लिए कैपेसिटी है, और थर्ड चीज के भी फ्यूचर रिस्क हैंडल करने के लिए भी आपके पास उतना पैसा पड़ा है। ओके, सो वो चीज बोलते हैं। लाइक एग्जांपल करो, जोमेटो जो है। ओके, सो जोमेटो स्विगी लॉन्ग टाइम तक आपका लॉस मार्केटिंग है, बट लेकिन कैश फ्लो उनका मैनेज करके उन्होंने बिजनेस सर्वाइव और ग्रो भी कर लिया। सो मेन चीज सभी बिजनेस में मेन एक जो कॉमन चीज होता है वो कैश फ्लो होता है। इफ आपने कैश फ्लो मैनेज कर लिया तो फिर आपकी कंपनी को फिर कोई लाइक हिला भी नहीं पाएगा, रिस्क आएगा तभी आपको कोई हिला नहीं पाएगा, इफ आपका कैश फ्लो बहुत बढ़िया होना चाहिए। सो कैश फ्लो पे आप ज्यादातर फोकस कर सकते हो अपनी कंपनी में। ठीक है, फिर फोर्थ माइलस्टोन है आपका, सो इग्निटिंग एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। ओके, सो उसमें क्या बोल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एक आपका छूट गया है, यस। सो ये सारी चीजें आपकी छूट गई है, तो वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। द मोर कैश फ्लो यू हैव द ग्रेटर आर द चांस ऑफ हैविंग द सस्टेनेबल बिजनेस इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड दिस स्टार्टअप। सो क्या बोल रहे हैं, द मोर कैश फ्लो यू हैव द ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ हैविंग अ सस्टेनेबल बिजनेस इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। यानी बोल रहे हैं कि भाई जितना ज्यादा कैश फ्लो होगा उतने ही ज्यादा चांस है कि भाई आपका बिजनेस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेनेबल रह पाएगा। और बात कर रहे हैं दिस स्टार्टअप माइलस्टोन इज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ एनेबलिंग बिजनेस एक्सपेंशन व्हाइल द मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस। यानी बोल रहे हैं कि भाई ये स्टार्टअप माइलस्टोन एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये आपको बिजनेस एक्सपेंड करने में मदद करता है और इंडिपेंडेंस भी आपको बनाए रखता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा बेहतर है। सम ऑफ द बेस्ट मेथड टू अचीव पॉजिटिव rating in cash flows are collecting receivable payments, increasing cash sales, improving credit rating by investing cash reserves, maintaining debt, securing loans short term for the daily overhead payments etc। यानी क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव कैश फ्लो आपको बनाने के लिए बेस्ट मेथड है, पहली चीज रिसीवेबल पेमेंट्स कलेक्ट करना, यानी जो पैसा कस्टमर से लेना है वो। दूसरा होता है आपका कैश सेल्स बढ़ा देना। थर्ड होता है कैश रिजर्व में इन्वेस्ट करना करके आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो इंप्रूव करना। और फोर्थ है डेट्स जो आपने लिए उसको मैनेज करना। ओके, और फिफ्थ है आपके डेली एक्सपेंस के लिए आपने जो भी शॉर्ट टर्म लोन है उसको सिक्योर करना। ओके, सो इसके मेथड से फिर फोर्थ की हम बात करते हैं सिक्योर स्टार्टअप मेथड फोर्थ, द इग्निटिंग एंटरप्रेन्योर स्प्रिंट। ओके, सो अभी तक 1 घंटे के आसपास हो चुका है। ओके, आई नो कि ये पूरा 8 या 9 पेज का पूरा चैप्टर है, तो आई नो कि थोड़ा बड़ा ही जाने वाला था। ओके, बट ठीक है, चलो कोई इश्यू नहीं है, देखते हैं। ओके, और शायद मैं हाँ ठीक है, चलो वो तो बताऊंगा बाद में। तो स्टार्टअप माइलस्टोन 4 हम के बारे में बात करते हैं कि भाई इग्निटिंग एंटरप्रेन्योर स्पिरिट। ओके, सो उसमें क्या बात कर रहे हैं, तो भाई दिस वाज ऑल अबाउट योर startup milestone. So now comes on you on the startups. So it is your idea, your strategies and your startups. यानी क्या बोल रहा है कि भाई अब तक जो हमने स्टार्टअप माइलस्टोन की बात की, अब आता है यू मतलब क्या, आपका आइडिया, आपकी स्ट्रेटजीज और आपके स्टार्टअप्स के बारे में हम बात करेंगे। सो विथ ऑल दिस कम्स नीड एंड इग्निटिव योर इनर स्पिरिट एंटरप्रेन्योरशिप। सो यानी बात कर रहे हैं कि भाई इन सबके साथ आपको जरूरत है कि भाई आप अपने अंदर की एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जो है उसको जगाओ।
Okay, because after all it is you it is you who wants to the grind to build a startups from your from an idea, फ्रॉम योर आइडिया। ओके, यानी बोल रहा है कि क्योंकि आखिर में आप ही हो तो जो अपना आइडिया लेके स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो। ओके, एंड एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज हैव लॉट टू डू विद द सक्सेस ऑफ द न्यू बिजनेस। यानी एक एंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटीज यानी स्किल्स एटीट्यूड वो डायरेक्टली एफेक्ट करती है अपने बिजनेस की सक्सेस को लेकर। ओके, और आउट ऑफ द कॉमन रीजन फॉर द स्टार्टअप फेलर, one thing that is the being ignored is the person who is the एट द सेंटर ऑफ द कंपनी। यानी क्या बोल रहा है कि स्टार्टअप फेलर के कॉमन रीजंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इग्नोर हो जाता है, वो पॉइंट है एंटरप्रेन्योर खुद। ओके, सो एंटरप्रेन्योर शुड हैव द कैपेबिलिटी टू सेल देयर आइडिया एंड बिल्ड देयर ड्रीम्स। ओके, सो वो कैपेबल होना चाहिए कि भाई वो अपना जो आइडिया उसको सेल कर सके और उससे अपना जो ड्रीम जो उसने देखा था वो भी पूरा कर सके, बिल्ड बना सके। ठीक है, और मेन चीज है कि वो जो अपने सपने को फुल रियलिटी में भी बदल पाए। स्टार्टअप माइलस्टोन आर ऑल अबाउट द मूविंग फ्रॉम द वन चैलेंज टू अनदर। ओके, एंड there will be the days when you don't know where you are going. So, above all this, know your motto of why I want to do this, and this is what will keep you ahead in this market long again. Seriously, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, बट ये इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ के लिए ये बहुत मोटिवेटेड लाइक और बहुत अच्छी चीज बोली है। लाइक वो बोला है कि भाई स्टार्टअप माइंडसेट का मतलब है कि भाई एक चैलेंज से दूसरे चैलेंज तक बढ़ना, बट ऐसे दिन आएगा जब आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कहाँ जा रहे हो। बट लेकिन सबसे जरूरी है अपना जो मोटो क्लियर रखना, लाइक मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ओके, और इस पे एक बुक भी बनी है, वाई आई एम स्टार्ट विथ वाई ऐसे करके एक बुक है। ओके, जो मैंने पढ़ी है, स्टार्ट विथ वाई ऐसा ही कुछ नाम है, ये शायद वही है कि स्टार्ट विथ वाई। तो वो मेन चीज है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बस वो चीज आपको मोटो रखना चाहिए। ओके, और दिस इज व्हाट विल कीप यू अहेड इन दिस मार्केट लॉन्ग वे, यानी थॉट प्रोसेस आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक आगे रखेंगे। ओके, सो पॉजिटिव रहना चाहिए, इसलिए मेरा खुद का एक कोट्स भी है कि बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड द गेट पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, सो आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए, हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही करना है। ओके, और आपका रिजल्ट भी जब आएगा तो वो पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, चलो तो अभी लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। फाइनली हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जो हमारा है इन्वेस्टर्स एक्सिस पॉइंट। तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या बोल रहा है, और फिर हमारा 5 वाला जो चैप्टर है मॉड्यूल नंबर 5 वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो investors exit point. So an exit investor is the startup scenario in which the investors are able to sell their stakes in the company for a profit। यानी क्या बोल रहा है कि भाई इन्वेस्टर का एग्जिट का मतलब है कि भाई वो अपनी ओनरशिप कंपनी में बेचकर प्रॉफिट कमा सके। एंड दिस कैन हैपन थ्रू द वैरायटी ऑफ द मैकेनिज्म सच एन आईपीओ, सेल ऑफ कंपनी, बाय आउट बाय अनदर कंपनी, जो हमने थर्ड वाले चैप्टर में 5.3 में हमने सारी चीजें देखी थी। सो ये एक एग्जिट अलग अलग तरीके से भी हो सकता है कि जैसे आईपीओ, कंपनी के सेल, या तो फिर कंपनी के सेल करके, या तो फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ तो मर्जर होके एक्विजिशन करके। ओके, सो वैसे हो सकता है। एग्जिट आर जो टिपिकली थॉट ऑफ द पॉजिटिव इवेंट ऑफ द बोथ स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर्स। यानी कि एग्जिट को आमतौर से हम क्या बात करते हैं, पर पॉजिटिव इवेंट माना जाता है कि भाई स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए माना जाता है। दे प्रोवाइड वे फॉर द इन्वेस्टर टू कैश आउट देयर इन्वेस्टमेंट एंड रियलाइज रिटर्न, एंड दे ऑल्सो अलाउ टू स्टार्टअप रेज एडिशनल कैपिटल फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर्स। यानी बोल रहा है कि भाई एग्जिस्ट से आपका इन्वेस्टर्स को अपना पैसा निकालने का मौका भी मिलता है और रिटर्न भी मिलता है। सो साथ ही साथ आपका जो स्टार्टअप्स को नए इन्वेस्टर से आपको फ्रेश कैपिटल रेज करने का भी चांस मिल जाता है। ओके, एंड exit can also occur when the startups is wound down and the assets are sold off. Okay, this is a typically not considered the successful exit for investor as they will not recoup their original investment। यानी बोल रहा है कि भाई कभी कभी एग्जिस्ट तब भी होता है कि भाई जब स्टार्टअप आपका बंद हो जाता है और आपका जो असेट है वो बिक जाता है। बट लेकिन ये एक बोलते हैं कि भाई सक्सेसफुल आपका एग्जिस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि भाई इन्वेस्टर को उनका पूरा पैसा वापस नहीं मिल रहा है। ओके, सो आपके देयर आर फ्यू की थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन द प्लानिंग एग्जिस्ट फॉर द इन्वेस्टर इन योर स्टार्टअप्स। यानी आपको कुछ की थिंग्स आपको फॉर द एग्जिस्टिंग प्लानिंग के लिए ये आपको दिए गए हैं, तो वो एक एक करके देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनली। ओके, so देखते हैं, you need to make sure that the exist is in line with the overall strategy for the company. If the exist does not align with the company's long-term goals, it could be sorry, डेट डेट्रीमेंटल टू द बिजनेस। यानी बोल रहा है कि भाई एग्जिस्ट कंपनी के ओवरऑल स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो बिजनेस को भी आपको नुकसान हो सकता है। एंड सेकंड, यू नीड टू एंश्योर दैट द एग्जिस्ट इज द फिजिबल एंड दैट इट विल बी एक्चुअली जनरेट रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर। देयर इज नो पॉइंट इन द प्लानिंग एंड एग्जिस्ट इज द दैट इज द पॉसिबल टू अचीव और दैट विल नॉट जनरेट प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टर्स। यानी क्या बोल रहा है कि भाई एग्जिस्ट फिजिबल यानी पॉसिबल होना चाहिए और इन्वेस्टर्स के लिए आपका रिटर्न जो है वो जनरेट करना भी चाहिए। ओके, एंड फाइनली आप लास्ट वन है कि यू नीड टू मेक श्योर द एग्जिस्ट इज दैट
time correctly. If the exit happen too early, the investors may not see a return on their investment. If the exit happen too late, the company may have already missed the opportunity to capitalize on its growth potential. यानी एक्सिस का जो टाइमिंग है वो सही होना चाहिए. अगर जल्दी हो गया तो इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिलेगा, और लेट हो गया तो कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिस कर देगी. एग्जिस्ट प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द एनी स्टार्टअप स्ट्रेटजी. ओके, सो ऑब्वियसली बात है कि वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी का पार्ट भी है. एंड बाय द केयरफुली आप प्लानिंग एंड एग्जिस्ट टू द मीट्स द नीड्स बोथ कंपनी एंड इन्वेस्टर, एंड यू कैन इंश्योर दैट योर स्टार्टअप सक्सेसफुल इन लॉन्ग टर्म. यानी क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपने एग्जिस्ट अपने केयरफुली प्लान किया, जो कि जो कंपनी या तो फिर इन्वेस्टर दोनों के लिए आपका नीड्स मीट करता हो, और आपका जो स्टार्टअप्स है वो लॉन्ग टर्म में भी आपका सक्सेसफुल रहेगा. सो यहाँ पे आपका जो 4 नॉट 5.4. ओके, सो वही है ना शायद. जस्ट 1 मिनट. हम्म. तो आपका 5 पॉइंट वाला फोर्थ चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आपका शायद आपका फिफ्थ वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, और सिक्स का भी आपका अभी स्टार्ट हो जाएगा. सो अभी मिलते हैं एक नए मॉड्यूल के साथ, नए सेक्शन के साथ. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच.